Hello dear friends, I am Govind Lohia from Guru Nanak College of Pharmacy, Nagpur. Here we are going to cover the chapter of Physical Pharmaceutics 1, that is solubility of drugs, that is first unit according to your syllabus. Already we have covered so many aspects from this chapter, and this is video number 4, that is part 4, and we are going to cover today solvation association. I am repeatedly telling in each and every video that we are going to cover this part strictly as per your syllabus, but there are so many books available in the market and they are very covered the topic superficially. As far as you need to write, definitely you need to go for the writing the exam, but still I am trying to cover some detail that can be help you in your future as well as in for your MPharm and GPAT examination. If you haven't subscribed my channel, please do subscribe, like and share my videos. So let's start with the today's topic, solvation and association. So we can directly go to the our slide. So solvation. So first come with the definition of the solvation. What do you mean by solvation? So as per the IUPAC definition, solvation is the interaction of solute with the solvent. Solute with the solvent which leads to the stabilization of the solute species in the solution. So this is exactly definition of solvation, that is ये सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच की इंटरेक्शन है जो कि जरूरी है हमें स्टेबलाइजेशन करने के लिए, सोल्यूट का स्टेबलाइजेशन करने के लिए सॉल्वेंट के अंदर. ठीक है. इफ द सोल्यूट मॉलिक्यूल that is whatever is dissolved in a water, then it is to be called as hydration. That process is to be called as hydration. Okay. Now in the solvated state, an ion or uncharged molecule in a solution is surrounded or complexed by a solvent molecule. अगर आप नीचे एग्जाम्पल देख रहे हो तो यहाँ सोडियम क्लोराइड NaCl का एग्जाम्पल लिया है. Na इज पॉजिटिवली चार्ज एंड क्लोरीन इज नेगेटिवली चार्ज. अगर आप साइज को भी देखो तो आपको पता चलेगा कि कैटायंस की साइज थोड़ी छोटी होती है, तो यहाँ पे Na छोटा निकाला हुआ है और क्लोरीन जो कि एनायंस है उसकी साइज थोड़ी बड़ी होती है तो थोड़ा बड़ा निकाला है. दिस इज जस्ट अ इंफॉर्मेशन है ना. तो आप अगर डायग्राम निकालो तो वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए ये डायग्राम. और ये जो मॉलिक्यूल्स है ये वाटर के मॉलिक्यूल्स है. अब वाटर के मॉलिक्यूल में आपको मालूम है कि 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है. तो यहाँ अगर आप देखोगे तो ऑक्सीजन इज नेगेटिवली चार्ज आता है, पार्टली नेगेटिव चार्ज है, और हाइड्रोजन पे पार्टली पॉजिटिव चार्ज है. अब डेफिनेटली सोडियम अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के पास नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट होंगे. तो देखिए ये सभी के सभी पानी के मॉलिक्यूल या वाटर के मॉलिक्यूल उसके पास अट्रैक्ट हो रहे हैं. वैसे ही अगर हम लोग क्लोरीन के बारे में बात करेंगे, और इस वे से क्या हो रहा है मालूम है क्या, सोडियम का और क्लोरीन का स्टेबलाइजेशन हो रहा है जो कि इसमें सोल्यूट है. और किससे हो रहा है तो वाटर मॉलिक्यूल से, तो इसको तो हम लोग हाइड्रेशन बोलेंगे. ऐसे ही अगर दूसरा कोई यहाँ पर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल होता तो उसको हम लोग सॉल्वेशन बोलते. ठीक है. नाउ दिस इज कॉम्प्लेक्स और दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स्ड बाय अ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल. आगे चलते हैं. द स्ट्रेंथ एंड नेचर ऑफ दिस इंटरेक्शन इन्फ्लुएंस मेनी प्रॉपर्टीज ऑफ द सोल्यूट एज वेल एज सॉल्वेंट. अगर ये स्ट्रेंथ के बारे में बात करें हम लोग दोनों की, तो इससे सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की प्रॉपर्टीज अफेक्ट होती है. देखते हैं कौन कौन सी अफेक्ट होती है. जैसे कि हम लोग बोलेंगे सोल्यूट की सोल्युबिलिटी अफेक्ट होती है और सॉल्वेंट की विस्कोसिटी अफेक्ट होती है. सोल्यूट की रिएक्टिविटी और कलर ये अफेक्ट होता है, तो सॉल्वेंट की डेंसिटी अफेक्ट होती है. सो दिस इज ऑल अबाउट सॉल्वेशन. तो अभी हम लोग सॉल्वेशन की डेफिनेशन देखिए कि सॉल्वेशन यानी क्या है. सॉल्वेशन इज नथिंग बट द इंटरेक्शन ऑफ सोल्यूट विद द सॉल्वेंट which leads to the stabilization of what? Stabilization of solute species in a solution. क्लियर है. अगर हमारे पास सॉल्वेंट अगर वाटर है और उसके अंदर सोल्यूट का स्टेबलाइजेशन हो रहा है तो उसको हम लोग हाइड्रेशन बोलेंगे. ठीक है. और यहाँ कॉम्प्लेक्स हो रहा है सोल्यूट का सॉल्वेंट के साथ, और वो स्ट्रेंथ जो है वो सोल्यूट की और सॉल्वेंट की दोनों की प्रॉपर्टीज चेंज कर रही है, और वो ऐसे. ठीक है. आगे चलते हैं. सॉल्वेशन एंड सोल्युबिलिटी. अब
दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपका, इसलिए ये पॉइंट कवर कर रहे हैं कि सॉल्वेशन एंड सोल्युबिलिटी मींस व्हाट। आप देखोगे सॉल्वेशन ये काइनेटिक प्रॉपर्टी है, आप अगर देखोगे तो ये काइनेटिक प्रॉपर्टी है, यानी वो जा रहा है सॉल्यूशन के अंदर और एक रेट से जा रहा है और उस वजह से उसको हम लोग काइनेटिक प्रॉपर्टी। मगर सोल्युबिलिटी के बारे में हम लोग ये नहीं बोलेंगे, है ना। तो सॉल्वेशन और डिसोल्यूशन इज अ काइनेटिक प्रोसेस। आप डिसोल्यूशन भी करते हो ना, तो हम लोग बात करते हैं डिसोल्यूशन में जैसे कि आपका ड्रग इतने टाइम में इतना सोल्यूबल हुआ, या इतना हम लोग बात करते हैं इतना अमाउंट ऑफ ड्रग रिलीज हुआ, या इतना अमाउंट ऑफ ड्रग डिसॉल्व हुआ, है ना। तो वहां हम लोग रेट के बारे में बात करते हैं। तो सॉल्वेशन और डिसोल्यूशन इज अ काइनेटिक प्रॉपर्टी, काइनेटिक मतलब रेट के बारे में, एंड इज क्वांटिफाइड बाय इट्स रेट, है ना। जैसे हम लोग अभी डिसोल्यूशन रेट, और कैसे निकालते हैं हम लोग डिसोल्यूशन रेट, मोल पर सेकंड, मोल पर आवर, और व्हाट एवर इट मे बी, अमाउंट पर आवर, कितने टाइम में कितना ड्रग डिसॉल्व हुआ, दैट इज रेट। तो ये हमारा हुआ सॉल्वेशन। सोल्युबिलिटी, सोल्युबिलिटी क्वांटिफाइज द डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट। तो सोल्युबिलिटी हम लोग देखो, हमने इसके पहले भी सोल्युबिलिटी की डेफिनेशन की है। तो सोल्युबिलिटी ये एक इक्विलिब्रियम स्टेज है, और जहां पे हम लोग बोलेंगे कि अभी सॉल्यूशन के अंदर ना एड ऑन अमाउंट ऑफ ड्रग आ सकता है और ना ही वहां से निकल सकता है, या अगर आ भी रहा है जितना अमाउंट, उतना ही अमाउंट वहां से प्रेसिपिटेट आउट हो रहा है, यानी जितना अमाउंट डिसॉल्व हो रहा है उतना ही वहां से प्रेसिपिटेट आउट हो रहा है। तो ये दोनों के बीच का इक्विलिब्रियम है, ना उसके ऊपर आप उसके अंदर ड्रग डाल सकते हो उस टेम्परेचर पे, ना ही उसके अंदर से हम लोग बोलते हैं कि ड्रग उसमें से निकल जाएगा, है ना। तो इट इज इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो ये डायनामिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन है सोल्युबिलिटी, यानी तो that is state is achieved when the rate of dissolution equals the rate of precipitation and it is expressed as a mass per unit volume। तो ये हो गया regarding the solubility। तो don't get confused with the solvation and solubility। So definitely in PCI syllabus the question may be asked for your 2 marks solvation and association। So in 2 marks आपको सिर्फ सॉल्वेशन और एसोसिएशन की डेफिनेशन लिखना है और कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे कोट करना है, जैसे हाइड्रेशन का एग्जाम्पल, या एक ये डायग्राम निकाल दो, मोर देन इनफ फॉर 2 मार्क्स। द क्वेश्चन मे बी आस्क्ड फॉर 5 मार्क्स। 5 मार्क्स के लिए पूछ रहे, तो आपको ये हम लोगों ने पहले स्लाइड पे जो कवर किया ये पूरा लिखना है। यहाँ आप सॉल्वेशन और सोल्युबिलिटी का डिफरेंस भी लिखना है उसके अंदर। ओके, सो आगे चलते हैं। सॉल्वेंट एंड इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, हाउ सॉल्वेंट इंटरैक्ट विथ, है ना, दैट मीन्स कैसे हम लोग बात करेंगे सॉल्वेंट और इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन कैसी होंगी। तो सॉल्वेशन इन्वॉल्व्स डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, जैसे कि हमने इसको पहले भी देखा है, अभी भी देख रहे हैं कि सॉल्वेशन में कौन कौन से इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन हो सकती है। एक तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होंगी, दूसरा आयन डाइपोल इंटरेक्शन, फिर वंडरवॉल फोर्सेस। वंडरवॉल फोर्सेस के अंदर अगर हम लोग बात करेंगे डाइपोल डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। तो इतनी चीजें आपके सॉल्वेंट्स एंड इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन में इन्वॉल्व है सॉल्वेशन प्रोसेस के अंदर। ओके, दैट मीन्स कहीं कहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेंगी, कहीं कहीं आपका आयन डाइपोल इंटरेक्शन रहेगा, आयन और डाइपोल का, कहीं पे वंडर वॉल्स फोर्सेस रहेंगे, और वंडर वॉल फोर्सेस में डाइपोल डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, नाउ सॉल्वेशन एंड एसोसिएशन में हम लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, सॉल्वेशन एनर्जी एंड थर्मोडायनेमिक कंसिडरेशन। इफ द क्वेश्चन इज फॉर 5 मार्क्स, आपको इसके साथ जाना पड़ेगा। सॉल्वेशन एंड सॉल्वेशन एनर्जी एंड थर्मोडायनेमिक कंसिडरेशन, ये आप समझ के लो, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही सिंपल है। अगर मैं किसी कंसेप्ट ऑफ गिब्स एनर्जी लगाना यहाँ पे जरूरी है हमें, अगर हम लोग सॉल्वेशन एनर्जी के बारे में बात करते हैं, जैसे कि डेल्टा जी इज नथिंग बट गिब्स एनर्जी, डेल्टा एस इज नथिंग बट चेंज इन एंथैल्पी, एंड डेल्टा एस इज नथिंग बट व्हाट वी कॉल एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी। एंट्रोपी का मतलब है डिग्री ऑफ रैंडमनेस। तो अगर मैं यहां पर आपको समझाऊं सिंपल सी बात, ये हमने एक मॉलिक्यूल लिया, ये एक हमने मॉलिक्यूल लिया, और ये एक हमने मॉलिक्यूल लिया, और ये अभी एक जैसे अरेंज करके रखे। अब मैंने क्या किया, इनको हल्का सा हीट किया या इसमें और कुछ चीज डालने की कोशिश की, तो ये थोड़े दूर हो गए। आप मुझे बताओ इसमें डिग्री ऑफ रैंडमनेस बढ़ी क्या? बिल्कुल बढ़ी। तो यही चीज हम लोग यहाँ समझा रहे हैं कि यहाँ पर अगर ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ है, अगर आप इसमें कुछ चेंजेस करते हो और ये एक दूसरे से दूर होते हैं,
तो आपने उनको सेपरेट किया, डिग्री ऑफ रैंडमनेस उनकी बढ़ाई। क्लियर है? तो ये हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो कंसेप्ट ऑफ गिब्स एनर्जी यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ हमें लगाने के लिए। डेल्टा जी इज गिब्स एनर्जी, डेल्टा एच इज चेंज इन एंथैल्पी, टी इज नथिंग बट एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड डेल्टा इज नथिंग बट डिग्री ऑफ रैंडमनेस और डिग्री ऑफ एंट्रोपी हम लोग इसको बोलेंगे। ओके, सो सॉल्वेशन इन्वॉल्व्स मल्टीपल स्टेप्स विद डिफरेंट एनर्जी कॉन्सिक्वेंसेस। आप अगर सोच के देखो तो आपको भी समझ में आएगा कि सॉल्वेशन क्या क्या इन्वॉल्व करता है। फर्स्ट एक्टिविटी मस्ट बी, दैट इज ये सॉल्वेंट का स्ट्रक्चर्स है, ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स होंगे, तो यहाँ पे कैविटी बनना जरूरी है। जब तक कैविटी नहीं बनेगी तब तक मेरा सोल्यूट मॉलिक्यूल वहां पे जाएगा नहीं। सही है? तो क्रिएशन ऑफ कैविटी। अब आप देखोगे तो क्रिएशन ऑफ ग्रेविटी में यानी यहां आपने एक मॉलिक्यूल हटाया, यानी आपने डिग्री ऑफ रैंडमनेस बढ़ाई, यानी आपने एंट्रोपी बढ़ाई। सही है? दूसरी चीज, ये करने के लिए आपको एंथैल्पी भी चेंज करना पड़ेगा। सो ये इतने आसानी से होगा क्या? नहीं। दैट मीन्स दिस बोथ एंट्रोपिकली एंड एंथैल्पिकली अनफेवरेबल। ये कंडीशन हम लोग बोलेंगे कि एंथैल्पिकली एज वेल एज एंट्रोपिकली अनफेवरेबल है। चलो आगे देखते हैं। तो यानी आपने क्या किया, फर्स्ट कैविटी बनाने की कोशिश की, और गिब्स एनर्जी के हिसाब से कैविटी बनाना मतलब डिग्री ऑफ रैंडमनेस बढ़ाना, एट द सेम टाइम्स एंथैल्पी चेंज करना, और दोनों भी चीजें अनफेवरेबल है फिलहाल के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अ पार्टिकल ऑफ सोल्यूट मस्ट बी सेपरेटेड फ्रॉम द बल्क। ये कैसे होगा? तो अगर ये देखो, ये मेरे पास बल्क ये है सॉलिड पार्टिकल्स, इसमें से अगर मैं देखूं तो एक मैंने निकाला अलग से। सही है? तो यहां पर भी आपने बल्क में से अलग किया, मतलब ये चेंज किया, मतलब डिग्री ऑफ रैंडमनेस आपने बढ़ाई। दैट मीन्स दिस कैन बी ऑल्सो एंट्रोपिकली अनफेवरेबल। तो ये एंथैल्पिकली अनफेवरेबल है। ठीक है ना? आपने एंथैल्पिकली एंट्रोपिकली इसको अनफेवरेबल किया। अब आगे चलते हैं। मगर द रिजल्टेंट सॉल्वेंट सोल्यूट इंटरेक्शन आर एंथैल्पिकली फेवरेबल। यानी ये तभी होगा सॉल्वेशन की प्रोसेस जब ये आप बोल रहे हो दोनों भी चीजें अनफेवरेबल है, मगर ये दोनों चीजें अनफेवरेबल होने के बाद भी अगर कोई चीज हो रही है और वो चीज फेवर कर रही है, तो ये अनफेवरेबल चीजें उसके सामने सबसाइड हो जाती है ना? जैसे कि यहां से कैविटी बनना अनफेवरेबल था, मगर जैसे ही मैंने देखा कि इंसर्शन ऑफ सोल्यूट इसमें चले गया और ये चीज एंथैल्पिकली फेवरेबल है, और इतनी फेवरेबल है कि इनका यहां से डिग्री ऑफ रैंडमनेस बढ़ना, यहां इनका चेंज इन एंथैल्पी होना, ये इनसिग्निफिकेंट है इसके सामने, तो हम लोग बोलेंगे कि ये प्रोसेस सॉल्वेशन की हो गई है। एंड दिस कैन बी वेरी वेल एक्सप्लेन विद द गिब्स। तो आपको जितने भी आपके अभी के बुक्स है अवेलेबल पीसीआई के, मेजरली बुक्स ने ये कवर नहीं किया है, और मुझे लगता है कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमें देखना जरूरी है। तो आप इसको एक बार देखिए। अदरवाइज 5 मार्क का क्वेश्चन है सॉल्वेशन एंड एसोसिएशन, हमने बहुत अच्छे से कवर किया इसको। अभी भी हम लोगों का एसोसिएशन बाकी है ना? लेट मी रिवाइज अगेन द फ्यू थिंग्स। हम लोगों ने यहाँ पर सोल्यूबिलिटी और दैट मीन्स हमने ये भी कवर किया कि सोल्यूबिलिटी के साथ सॉल्वेशन की डेफिनेशन देखी। यहाँ 4-5 पॉइंट आपको कवर करना है। सॉल्वेशन एंड सोल्यूबिलिटी हमने कवर किया है ना? और यहाँ हमने बताया कि कैसे अलग है। फिर सॉल्वेंट और इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन हमने देखे। फिर हम लोग आए एनर्जी के साथ, और मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ पे, सॉल्वेशन एनर्जी एंड थर्मोडायनामिक्स कंसिडरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये गिब्स एनर्जी के साथ हमने देखा, दिस इज नथिंग बट डेल्टा जी इज गिब्स एनर्जी, डेल्टा एच इज एंथैल्पी चेंज एंड डेल्टा एस इज नथिंग बट एंट्रोपी, है ना? तो एंट्रोपी यानी डिग्री ऑफ रैंडमनेस। तो हमने बताया था कि ये इसमें बहुत सारी स्टेप्स रहेंगी। सॉल्वेशन इन्वॉल्व्स मल्टीपल स्टेप्स। पहली स्टेप्स क्या है कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के अंदर एक वैकेंट प्लेस क्रिएट करना, एंड दैट कैविटी जो प्लेस है वो थर्मोडायनामिकली या एंट्रोपिकली एंड एंथैल्पिकली अनफेवरेबल है। चलो फिर हमने बात किया कि पार्टिकल में से सोल्यूट यानी वो बहुत बड़े बल्क पार्टिकल्स होंगे, उसमें से एक सोल्यूट को अलग निकालना, वो भी एंथैल्पिकली अनफेवरेबल था। मगर फिर भी जब ओवरऑल इनका सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन हुआ जो कि एंथैल्पिकली फेवरेबल था, इसीलिए ये सब चीजें सबसाइड हो गई। ठीक है, आगे चलते हैं। नाउ एसोसिएशन is nothing but association of the ion or molecule is the chemical reaction. ये somehow different है सॉल्वेशन से, ये केमिकल रिएक्शन है। अपोजिट इलेक्ट्रिक चार्जेस मॉलिक्यूल्स अगर मैं बात करूं यहां पर, और आयंस come together to form a new, that means it is form a new entity in a solution to form a distinct chemical entity.
तो जो हम लोगों ने सोल्यूट डाला था उस सॉल्वेंट के अंदर, अब वो सोल्यूट बिकॉज ऑफ देयर एसोसिएशन टेंडेंसी उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट के अंदर दे ट्राई टू फॉर्म अ डिफरेंट एंटाइटी। हम लोग इसका एग्जांपल भी देखेंगे बेंजोइक एसिड का, ना। द एक्सटेंट ऑफ इट डिपेंड्स ऑन द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द सॉल्वेंट। अब एसोसिएशन का एक्सटेंट डिपेंड करेगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के ऊपर। नाउ आयन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दैट मीन्स ये किस पे इसका एक इक्वेशन रहेगा एसोसिएशन का, एंड दैट इज whatever the ions they attract towards each other, oppositely charged ion attract होंगे एक दूसरे की तरफ, and there is a generation of electrostatic force and that can be explained with the Coulomb's law। तो अगर आप देखोगे तो this is nothing but the Coulomb's law, F is equal to Q1 minus F is equal to Q1 into Q2 divided by epsilon R square। What do you mean by Q1 and Q2? Q1 and Q2 are nothing but the magnitude of the electric charges, एप्सिलॉन इज नथिंग बट द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्योंकि हमने अभी यहां ऊपर एक स्टेटमेंट की कि ये डिपेंड करता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के ऊपर, एंड आर इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू आयंस, ये जो दो चार्जेस है उनके बीच का डिस्टेंस। तो ये इक्वेशन आपको लिखना जरूरी है और इसके हम लोग पैरामीटर्स बता देते हैं। अब यहां पर हम लोग एसोसिएशन के बारे में बात करें, हाउ एसोसिएशन इज डिफरेंट फ्रॉम द सॉल्वेशन। हमने यहां क्लियर किया कि एसोसिएशन जब बात करेंगे हम लोग तो एसोसिएशन के अंदर वहां पर अपोजिटली चार्ज मॉलिक्यूल्स और आयंस का एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन होगा एंड न्यू डिस्टिंक्ट केमिकल एंटाइटी बनेगी, एंड दैट विल डिपेंड्स ऑन द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द सॉल्वेंट। अब एग्जांपल ले लो, डाइमराइजेशन ऑफ बेंजोइक एसिड। डाइमराइजेशन ऑफ बेंजोइक एसिड अगर आप देखो, बेंजोइक एसिड का स्ट्रक्चर बहुत ही सिमिलर है, बेंजीन निकाल लो, ऊपर COOH लगा दो, है ना, जैसे अभी हम लोग देख रहे। ये हो गया हमारा बेंजोइक एसिड, बेंजीन रिंग निकालो, COH लगा दो। अगर H2O में देखेंगे हम लोग, अब H2O हम लोग बोलेंगे पोलर मॉलिक्यूल है, और अगर आप H2O में देखोगे तो ये सिंपल सा बेंजोइक एसिड का क्या बनाएगा, ये आयोनाइजेशन में जाएगा और यहां आपको आयंस मिलेंगे, है ना, डिसोसिएशन में गया ये। मगर यही बेंजोइक एसिड जब हम लोग नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक बेंजीन में डालते हैं तो ये बेंजोइक एसिड डाइमराइजेशन में जाता है और इसको हम लोग बोलते हैं एसोसिएशन। तो अब देखो ये पूरी नई केमिकल एंटाइटी बनी, बेंजोइक एसिड जुड़ गया एक दूसरे के साथ, एंड दिस इज डाइमर ऑफ बेंजोइक एसिड एंड दिस इज टू बी कॉल्ड एज एसोसिएशन। whether it happens, that means it happens in a benzene, that means it is happens in a non-polar solvent, while the same benzoic acid in a polar solvent gives the dissociation. Clear? So this is all about solvation and association. Hopefully that will be more than enough for 5 marks. Also I have cleared some important aspect regarding the your further examination like competitive examination GPAT. So thank you very much. If you haven't subscribed my channel, so I request you to subscribe my channel. I am available on my mail ID, and if there is any doubt you can WhatsApp me. Thank you.